जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। तो मात्र आज 15 से 20 मिनट में यहां पर सीडीपी पेडागोजी के टॉप 30 प्रश्न आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी स्थिति में उपयोग यहां पर क्या कहलाता है। अगर आपने किसी एक परिस्थिति में आपने कोई चीज सीख ली है वहां पर, तो उसका दूसरी स्थिति में उपयोग क्या कहलाता है। यहां पर सीखने की विधियां कहलाता है, सीखने में स्थानांतरण कहलाता है, सीखने में पठार कहलाता है, या फिर सीखने में रुचि कहलाता है। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, एक पेड़ पर चढ़ना यहाँ पर एक परिस्थिति में सीखा है। आप जंगल गए हुए हैं और वहाँ सामने आपके शेर आ गया, तो आपने पेड़ पर क्या किया, आपने तुरंत पेड़ पर आप चढ़ गए यहाँ पे। तो आपने किसी दूसरी परिस्थिति में यहाँ पर सीखा था उस ज्ञान को, पेड़ पर चढ़ना आपने दूसरी परिस्थिति में सीखा था, लेकिन यहाँ पर आप दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन यहाँ पर कहलाता है। जो अनुभव द्वारा यहाँ पर व्यवहार में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है, सीखना कहलाता है, प्रेरणा कहलाता है, या फिर चिंतन यहाँ पर कहलाता है। तो यहाँ पर जो व्यवहार मतलब कि अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो यहाँ पर सीखना कहलाता है, अधिगम कहलाता है। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है यहाँ पर कहलाता है स्तंभाकृत कहलाता है, आवृत्ति बहुभुज कहलाता है, संचयी आवृत्ति कहलाता है, या फिर रेखा चित्र यहाँ पर कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, स्तंभाकृत कहलाएगा। क्योंकि सांख्यिकी में यहाँ पर अगर रेखा चित्र आप बना रहे हैं, जैसे कि इस तरीके से कोई भी चीज़ वहाँ पर आप स्तंभों से यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, स्तंभ आकृति हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से सांख्यिकी में एक्स ये एक्सिस होता है, ये वाई होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्तंभ आकृति हो जाएगा। इसलिए ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि डैश बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता क्या कहलाती है। वहाँ पर कौन से बच्चे होते हैं जो अमूर्तमान प्रत्यय जो होते हैं उनको ग्रहण करने की उनकी योग्यता होती है। पिछड़े हुए होते हैं वो बालक, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो अमूर्त चिंतन वहाँ पर कर लेते हैं। अमूर्त चिंतन वो होता है जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और वो चीज़ हमारे सामने आँखों के सामने नहीं है। जैसे कि अगर हम कहीं दूसरे, जैसे कि हम दिल्ली में बैठे हुए हैं और दिल्ली में बैठ करके हम क्या मुंबई के बारे में सोचें, तो मुंबई क्या है, आपको दिख तो नहीं रही लेकिन आप सोच रहे हैं मुंबई के बारे में। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये अमूर्तमान चिंतन हो गया। तो यहाँ पर जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो यहाँ पर अमूर्त चिंतन कर लेते हैं, अमूर्तमान प्रत्यय कर लेते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट जब तक कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा ऐसे ही कराता रहूँगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रैक्टिस सेट। तो चलिए अब देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का यहाँ पर प्रकार नहीं है। आपको ये बताना है कि मूल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं है। मानक यहाँ पर मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, निर्माणात्मक, योगात्मक, या फिर CCE यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मानक होता है यही मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन भी किया जाता है, और CCE भी मूल्यांकन किया जाता है। तो ये तीनों हैं, यहाँ पर नहीं पूछा था, इसलिए ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 6 नंबर अब क्वेश्चन है कि वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो क्या होता है, वहाँ पर निष्पादन परिहार अभिविन्यास होता है, कार्य परिहार अभिविन्यास होता है, नैपुण्यता अभिविन्यास होता है, या फिर निष्पादन उपागम अभिविन्यास यहाँ पर हो जाता है। तो निष्पादन उपागम अभिविन्यास हो जाता है, क्योंकि ये बालक क्या होते हैं, समृद्ध ज्ञान से होते हैं और शैक्षणिक दक्षता उसमें पाई जाती है, और उनको इच्छा भी होती है कि वो सीखने के लिए यहाँ पर लालायित रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निष्पादित उपागम अभिविन्यास। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है
कि इनमें से किसके द्वारा समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बनाने में मदद नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन विद्यार्थियों को जो समस्या समाधान जो है उसके लिए मज़ेदार यहाँ पर नहीं बनाता है। तो ए ऑप्शन है कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों और उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना हो, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, मुक्त खेल के लिए समय देने, या फिर सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर यहाँ पर उपलब्ध कराने। तो यही ए ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों और उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा आप करेंगे तो वहाँ पर वो मज़ेदार उनके लिए नहीं होता है, क्योंकि उनको वो बर्डन लगने लगता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। यहाँ पर अगर गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है, डिस्फ्रेजिया कहलाती है, डिस्प्रेक्सिया कहलाती है, डिसकैलकुलिया कहलाती है, या फिर डिसलेक्सिया यहाँ पर कहलाती है। तो डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, गतिक कौशल होता है। ये आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया सीटेट में है। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि अधिगम निर्योग्यता है। तो अधिगम निर्योग्यता क्या होती है, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है, या फिर एक स्थिर अवस्था है, या फिर एक चर अवस्था है, या फिर जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की यहाँ पर हानि करी जाए। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, एक चर अवस्था होती है यहाँ पर अधिगम निर्योग्यता, इसलिए सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसके अतिरिक्त अन्य सभी समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कह रहा है कि इसके अतिरिक्त, तो किसके अतिरिक्त यहाँ पर समस्या समाधान की प्रक्रिया के यहाँ पर ये चरण हैं। तो परिणाम की आशा करना, समस्या की पहचान करना, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, या फिर संभावित युक्ति को यहाँ पर खोजना। तो यहाँ पर परिणाम की आशा करना, अगर आप वहाँ पर रिजल्ट ही ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पर समस्या समाधान कैसे होगा, तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन ही लॉक हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, या फिर खोज को यहाँ पर प्रोत्साहन देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खोज को प्रोत्साहन देता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रगतिशील कक्षा है और वहाँ पर शिक्षक जो है एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराए जो कि अधिगम के लिए सुगम हो, तो खोज ही यहाँ पर प्रोत्साहन देगा। अगर वो खोज के लिए प्रोत्साहन देगा शिक्षक यहाँ पर, तो बच्चे अगर खोजेंगे, कोई भी चीज़ सर्च करेंगे, तो उनमें जो है अधिगम सबसे अच्छी तरीके से होगा, वो सबसे अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यहाँ पर क्या सुझाता है कि बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, या फिर शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा तरह यहाँ पर ग्रहण करे, या फिर क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है, या फिर हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां यहाँ पर विकसित हो सकें। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह यहाँ पर ग्रहण करे, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो सीखने की प्रक्रिया को कौन से कारक यहाँ पर प्रभावित करते हैं, अनुकरण है, प्रशंसा एवं निंदा है, प्रतियोगिता है, या फिर उपयुक्त, यहाँ पर सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि उपयुक्त सभी, ये जितने भी कारक हैं यहाँ पर, ये सभी यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अनुकरण भी यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा, प्रशंसा एवं निंदा भी करेगा, प्रतियोगिता भी करेगा, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है यहाँ से। अब है 14 नंबर क्वेश्चन कि बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। तो आपको याद रखना है जो प्रेरणा होती है उसको सीखने में क्या उपयोगी माना जाएगा कि बालक की व्यक्तिक यहाँ पर व्यक्तिकता का आदर, या फिर पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा, या फिर उपयुक्त, यहाँ पर सभी। तो उपयुक्त सभी के लिए यहाँ पर माना जाएगा, क्योंकि बालक की व्यक्तिक विभिन्नता का आपको आदर करना है, वहाँ पर उनको जो है समस्या की तरह यहाँ पर व्यक्तिकता को आपको नहीं लेना है, इसलिए ए ऑप्शन भी करेक्ट होगा। पुरस्कार एवं दंड भी हो जाएगा और प्रशंसा भी होगा, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि टर्बन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक यहाँ पर क्या माना जाता है।
मंद बुद्धि बालक माना जाता है, सामान्य बुद्धि बालक माना जाता है, श्रेष्ठ बुद्धि बालक या फिर क्षीण बुद्धि बालक यहाँ पर माना जाता है। तो सामान्य बुद्धि बालक, क्योंकि टर्बन क्या कहते हैं यहाँ पर 90 से 100 के बीच जिनकी बुद्धि लब्धि आती है ये कहते हैं ये सामान्य बालक हैं, तो इसलिए यहाँ पर सामान्य बुद्धि बालक हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्ध की प्रकृति की व्याख्या करता है, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्य का विकास या फिर किशोर का मनोविज्ञान यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हल का सिद्धांत है यहाँ पर किशोर का मनोविज्ञान की व्याख्या करता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित यहाँ पर नहीं करता है? तो अंतर्दृष्टि यहाँ पर समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी या फिर निर्धारण हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतर्दृष्टि ही जो है वो समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही? जो एक शिक्षिका यहाँ पर है जो उसने पहले एक पाठ पढ़ाया था उसको जोड़ते हुए यहाँ पर बच्चों को सारांश लिखवाना चाह रही है, तो वो क्या कर रही है? तो ए ऑप्शन है वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, या फिर वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यपुस्तक को पूर्ण रूप से ना पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है, या फिर वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को यहाँ पर पुनर्बलित कर रही है, या फिर वह बच्चों को समर्थ अनुकूल स्मरण करने की को यहाँ पर प्रेरित कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वह बच्चों को पाठ को समझने की स्वशैली विकसित करने की यहाँ पर सहायता कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि है, तो बुद्धि क्या है कि समर्थ का एक समुच्चय है, एक अकेला और जाति विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता या फिर एक विशिष्ट यहाँ पर योग्यता हो जाएगा। तो यहाँ पर समर्थ का एक समुच्चय हो जाएगा, इसलिए क्या है? बुद्धि जो है एक समुच्चय है किसी भी चीज की सामर्थ्य की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल क्या होता है? अगर भाषा विकास जो है वो बालक में प्रारंभिक बचपन काल क्या होगा? कम महत्वपूर्ण होता है, अहम महत्वपूर्ण होता है, अति संवेदनशील होता है या फिर निरपेक्ष यहाँ पर होता है? तो अति संवेदनशील होता है, क्योंकि इसी काल में बालक जो है वो शीघ्रता से यहाँ पर भाषा जो है उसका विकास करता है, भाषा सीखता है। तो यहाँ पर अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी या फिर वो अच्छे तरीके से भाषा नहीं सीख पाएगा तो उसकी भाषा जो है विकसित नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो यहाँ पर जो भाषा विकास का जो प्रारंभिक बचपन काल होता है वो अति संवेदनशील होता है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि अल्बर्ट बंडूरा को सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा यहाँ पर सही है? तो खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, या फिर बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण का मुख्य तरीका है, या फिर अनसुलझा संकट बच्चों को यहाँ पर नुकसान पहुँचा सकता है, या फिर संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से यहाँ पर स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पर बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण का एक मुख्य तरीका है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निगमनात्मक तर्कड़ा में शामिल है, तो यहाँ पर निगमनात्मक तर्कड़ा में क्या शामिल है? कि सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कड़ा, या फिर ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, या फिर अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियां यहाँ पर हो जाएगा। तो सामान्य से जो विशिष्ट की ओर तर्कड़ा होता है वही निगमनात्मक होता है। पहले हमें सामान्य चीज़ें सिखानी होती हैं, उसके बाद में विशिष्ट चीज़ें सिखानी होती हैं। जैसे अगर आपको बच्चों को एडिशन आप सिखा रहे हैं, जोड़ घटाना यहाँ पर जोड़ सिखा रहे हैं, तो आप पहले वहाँ पर उनमें जो मूर्त वस्तुएं होंगी जैसे कि पेंसिल अगर है तो 3 पेंसिल और यहाँ पर क्या करेंगे आप 2 पेंसिल को वहाँ पर लेंगे और उनको गिन करके काउंट करके सिखाएंगे, तो सामान्य सिखाएंगे। जब वो यहाँ पर बच्चे इस तरीके से सीख जाएंगे तो आप 3 + 2 यहाँ पर सिखा देंगे, तो जैसे कि ये 5 होता है तो यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएंगे? विशिष्ट की ओर आ जाएंगे। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर। तो 23 नंबर क्वेश्चन है कि सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो यहाँ पर सिरिल बर्ट के अनुसार बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? 120 से अधिक होती है, 85 से कम होती है,
120 से कम होती या फिर उपयुक्त में से यहाँ पर कोई नहीं होगा। जो सिरिल बर्ड हैं ये मानते हैं कि जो पिछड़ा बालक होता है इनके अनुसार जो है 85 से कम यहाँ पर बुद्धि लब्धि होती है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन कि प्रायः लड़कियाँ गणित में कमजोर होती हैं, यह क्या है? अनुसंधान आधारित धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, या फिर सत्य धारणा, या फिर उपयुक्त, यहाँ पर सभी हो जाएगा। तो जो लड़कियां हैं ये अगर माना जाता है कि गणित में कमजोर होती हैं तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्य की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। यहाँ पर अगर आपको मूल्य की शिक्षा देनी है तो कौन सी विधि आपको प्राथमिक स्तर पर सबसे सर्वाधिक अच्छी रहेगी? तो ये ऑप्शन है कि मूल्य के महत्व को बताना, मूल्य के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार के मूल्य स्थापन, या फिर यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि अध्यापक के व्यवहार के मूल्य स्थापन, कि अध्यापक यहाँ पर किस तरीके का व्यवहार वहाँ पर मूल्य की स्थापना करना चाहता है तो वहाँ पर उसी तरीके से वो क्या करेगा कि विधि अपनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्य के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो मूल्य के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, या फिर सांस्कृतिक मूल्य यहाँ पर हो जाएगा। तो एन केन प्रकारेण यहाँ पर क्या हो जाएगा? धनार्जन मूल्य ही यहाँ पर नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को यहाँ पर सही अर्थ में सूचित करता है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बालकों में कब यहाँ पर नैतिकता नहीं होती है? तो कब नहीं होती? स्तर 1 3rd में, यहाँ पर स्तर 4th में, स्तर 1 में, या फिर स्तर 2nd में यहाँ पर नहीं होती। तो स्तर जो 1 होता है जब बालक यहाँ पर शुरुआती होता है, मतलब कि जन्म से यहाँ पर 3 साल के बीच होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? उसमें नैतिकता नहीं पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में यहाँ पर सही नहीं है? आपको ये बताना है कि बच्चों का जो सामाजिक प्रगतिशील मॉडल होता है उसमें सही नहीं है। तो ए ऑप्शन है कि समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सिखाना, या फिर बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, या फिर कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, या फिर सामाजिकरण सामाजिक नियमों का यहाँ पर अधिग्रहण करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को यहाँ पर स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो यही यहाँ पर प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं, क्योंकि यही निगेटिव ऑप्शन है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है। किसका यहाँ पर उदाहरण है? वाचिक अधिगम का है, प्रेक्षण अधिगम का है, कौशल अधिगम का है, या फिर अधिगम अंतरण का यहाँ पर है। तो यहाँ पर प्रेक्षण अधिगम का है, क्योंकि प्रेक्षण अधिगम में हम क्या सीखते हैं? यहाँ पर समय की पाबंदी या फिर टाइम टेबल की पाबंदी, तो ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश चाहिए। तो क्या चाहिए यहाँ पर? सघन अभ्यास कार्य होना चाहिए, या फिर समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, या फिर सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में यहाँ पर बताना चाहिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि समुचित उपचारात्मक कार्य यहाँ पर होना चाहिए। तो यही निदान के बाद बच्चों को कराना चाहिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके के मैं आपको प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ। और जब तक कि सीटेट का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक इसी तरीके से मैं आपकी तैयारी करवाता रहूँगा। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।